हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस ये विजन की 18 मार्च की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो गाइस आज पीटी 365 की विजन ने अपलोड कर दी है। तो अभी पॉलिटी की अपलोड हुई है, तो इसकी मैंने फर्स्ट लेक्चर आपके सामने आ चुका है। बाकी पॉलिटी जल्दी ही मैं पूरी कवर करूंगी, क्योंकि आपको पता है ये ज्यादा बड़ी मैगजीन नहीं है, ओनली 50 पेजेस की मैगजीन है। तो डेली दो दो वीडियोस आएंगी पॉलिटी की, तो आप देख लेना, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर भी कर सकते हो, फाइन। इसके अलावा हमारा पॉलिटी का कोर्स चल रहा है फुल कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में लक्ष्मीकांत पे, विद चैप्टर वाइज एमसीक्यूज एंड प्रीवियस क्वेश्चंस। इफ यू वांट टू ज्वाइन देन यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम @mittalvaishali94। इसके अलावा आप लोगों के लिए निमोनिक सीरीज भी शुरू की गई है, जिसमें आपको डिफरेंट ट्रिक्स आप लर्न करे होंगे। वो सुमित कपूर सर आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से करें, ठीक है। तो चलिए हम आज की जो फर्स्ट न्यूज है, State of the World's Indigenous Peoples Report released by UN Department of Economic and Social Affairs। अभी वर्ल्ड के जो इंडिजीनियस पीपल हैं उनकी जो रिपोर्ट है वो रिलीज की गई है, किसके द्वारा? यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के द्वारा। ये जो हमारी न्यूज है सोशल इश्यूज में कवर है, आइदर इन GS1 और GS2, फाइन। अब हम देखते हैं कि क्या इश्यूज आइडेंटिफाई किए गए हैं यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के द्वारा। इन्होंने बोला है जो इंडिजीनियस पीपल, देखो इंडिजीनियस पीपल मतलब क्या होता है, आप उससे वहां बिलोंग करते हो, लाइक आप इंडिया के नेटिव हो, फाइन। सो यू आर इंडिजीनियस पीपल, ठीक है। तो इंडिजीनियस पीपल चाहे उनके लैंड से रिलेटेड या उनके टेरिटोरी से रिलेटेड या उनके रिसोर्सेज से रिलेटेड, आर एट द हार्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी, वेलबींग एंड कल्चर। ये आइडेंटिटी पे उन पीपल्स की क्या होता है, मतलब कि आपकी अपने लैंड के साथ क्या रिलेशनशिप है, आपके अपने टेरिटरीज के साथ क्या रिलेशनशिप है, या आप अपने रिसोर्सेज के साथ क्या रिलेशनशिप है, और अपने दिल से वो आपकी आइडेंटिटी है, दैट इज कॉल्ड एज इंडिजीनियस पीपल, ठीक है। अपने कल्चर से, अपने वेलबींग के साथ, तो इस इश्यूज को आइडेंटिफाई किया हुआ है, फाइन। इंडिजीनियस पीपल कुछ चैलेंज फेस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं क्या है, उनको इंडस्ट्रीज ऑपरेशंस में जो एक्सप्लोरेशन जो ऑपरेशंस कैरी आउट किए जाते हैं बाय डिफरेंट इंडस्ट्रीज, उनको अपने वहीं ना कहीं अपने राइट्स के साथ उन्हें क्या करना पड़ रहा है, मतलब कि डील करना पड़ रहा है, लाइक उनको अपने राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं, उनको अपने राइट्स असर्ट करने पा रहे हैं, ठीक है। जैसे एग्री बिजनेस हो गया, प्लांटेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या कंजम्पशन। आप सबको पता है इन सब बिजनेसेस में लैंड की जरूरत होती है, तो उन लैंड उनसे छीना जा रहा है, और इन ऑपरेशंस में वो अपने राइट्स क्या नहीं मतलब अपनी मांगे नहीं मांग पा रहे, ठीक है। इस एग्जाम्पल जैसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में अमेंडमेंट हुआ था, उससे कहीं ना कहीं जो वहाँ के जो फॉरेस्ट के जो लोग होते थे उनके फॉरेस्ट राइट्स को क्या किया, थ्रेटन किया गया, जो कि रिकॉग्निशन दिया फॉरेस्ट राइट एक्ट में। इसके अलावा कहीं ना कहीं फॉर्मल और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में वाइड गैप है, मतलब कि आप राइट्स में तो लिख देते हो, हर लॉ में लिख देते हो कि हमारे ऐसे ऐसे इंडिजीनियस पीपल के ये राइट्स हैं, उनको इस तरह से प्रोटेक्ट किया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में इम्प्लीमेंट इतने अच्छे से नहीं होता। स्पेशली अगर इंडिया में देखें, नियरली जो 46% जो कम्युनिटी लैंड है वो फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंडर क्लेम किया हुआ है, जिसको ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया गया ऑन इनवैलिड ग्राउंड्स। मतलब कि देखो, अगर आप हमारी इंडिया के एक्ट्स देखो, इंडिया के लॉज देखो, तो आपको लगेगा यार इंडिया कितना अच्छा कंट्री है, कितने अच्छे इसमें डेमोक्रेसी है, कि हर चीज कितनी अच्छी है, लेकिन एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन नहीं है ना। तो यही बोला है कि फॉर्मल रिकॉग्निशन और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा गैप है। 46% से भी जो ज्यादा कम्युनिटी जो लैंड था उसको फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंडर जो राइट मतलब कि लैंड को रिकॉग्निशन मिला था, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है इनवैलिड ग्राउंड में। इसके अलावा जो इंडिजीनियस वुमेन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन ट्रेडिशनल रिलेशनशिप विद इंडिजीनियस पीपल हैबिट लैंड। आपको पता है जो देखो वुमेन को नेचर के साथ हमेशा जोड़ा जाता है, बिकॉज जो वुमेन है वो बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन प्रोटेक्टिंग द नेचर, ठीक है। सो जो वहाँ की जो वुमेन है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किस तरह से अपने लैंड के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन कर सके। येट उनका जो लीगल स्टेटस था लैंड राइट्स के साथ उनको हैम्पर किया गया, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ किया गया, और पॉवर्टी रिलेटेड बैरियर्स, मतलब इन सबके ग्राउंड्स पे कहीं ना कहीं उन लोगों से उनका लैंड छीना गया। इसके अलावा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के आउटकम्स हैं वो सिग्निफिकेंटली डिपेंड करते हैं लैंड्स पे, रिसोर्सेज पे, और उनके साथ हमें कुछ ना कुछ मैनेज करना होगा, जैसे फूड सिक्योरिटी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज, फाइन। देखो हर चीज में लैंड की जरूरत है, अगर आपको फूड सिक्योरिटी देनी है तो भी आपको लैंड की जरूरत है, लेकिन अगर आपको क्लाइमेट चेंज को अवॉइड करना है, एड्रेस करना है, तो भी आपको एफोरेस्टेशन की जरूरत है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो आपको एफोरेस्टेशन की जरूरत है। तो हर चीज क्या है, लैंड पे डिपेंडेंट है, फाइन।
सजेशंस क्या दिए हैं यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने। इन्होंने बोला कि हमें एक असेसिबल और अफोर्डेबल मैकेनिज्म यूज करना चाहिए सो दैट हम क्या कर सके, जो उन लोगों का जो ट्रेडिशनल लैंड्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सके और उनको डिमार्केट कर सके। इसके अलावा हमें अटेंशन देने की जरूरत है स्पेशली उन वल्नरेबल ग्रुप्स को, कि अगर उन लोगों से इनका लैंड छीन जाए तो वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो सकता है। तो हमें उन वल्नरेबल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना है, उनको अटेंशन देना है विद इन इंडिजिनियस पॉपुलेशन इंक्लूडिंग वुमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ। इसके अलावा हम कुछ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को हमें फ्रेम करना है सो दैट हम क्या कर सके, किस तरह से वहां पे कमर्शियल एक्टिविटीज का रिलेटिंग टू कंजर्वेशन और किस तरह से आप वहां पे कमर्शियल एक्टिविटीज को चला सकते हो विद रिस्पेक्ट फॉर इंडिजिनियस पीपल। मतलब कि आपका अपना काम भी हो लेकिन जो साथ में इंडिजिनियस पीपल हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट रहे। इस तरह से आपको पॉलिसीज फ्रेम करनी है, उस तरह से आपको प्रोग्राम फ्रेम करना है। इसके अलावा आपको इंश्योर करना है कि जो इंडिजिनियस पीपल है वो पार्टिसिपेट करे स्ट्रेटेजिक लैंड प्लानिंग। इसके अलावा जो नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस हैं उसको अपनी सपोर्ट कंटिन्यू करना है सो दैट वो इंडिजिनियस पीपल के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके। इसके अलावा हमें को जो उन पीपल्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, असिस्टेंस प्रोवाइड करना है सो दैट वो अपने लैंड्स को, जो उनका असिस्टेड लैंड्स है या टेरिटरीज हैं, उनको अपने आप मैप कर सकें। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, एक ग्रीवेंस मैकेनिज्म होना चाहिए सो दैट जो वुमेन्स वहाँ के अफेक्टेड हैं उनको हम एक ग्रीवेंस उनके एड्रेस कर सके जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है। इसके अलावा हमें क्या करना है, जो कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन है इसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करना है। इसके अलावा हमें क्या करना है, कुछ कस्टमरी राइट्स में जो हमारे कस्टम्स हैं उनको रिकॉग्निशन देना है कि किस तरह से हम जो इंडिजिनियस पीपल के जो राइट्स हैं, जो टेनर हैं, उनको हम प्रोटेक्ट कर सके सो दैट जो उनका लैंड्स है, जो रिसोर्सेज हैं वो क्या रखें, प्रिजर्व रखें इन सस्टेनेबल डाटा गोल्स रिपोर्टिंग पे। फाइन, नेक्स्ट न्यूज है 3rd एडिशन ऑफ द एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ। ये जो हमारी न्यूज है एनवायरमेंट में कवर होगी। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या। ये वॉलंटरी मल्टी स्टेक होल्डर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें कुछ डिफरेंट कंट्रीज की गवर्नमेंट्स भी इंक्लूड है, यूएन की एजेंसीज भी इंक्लूड है, प्राइवेट सेक्टर भी इंक्लूड है। सो दैट क्या कर सकता है, जैसे मतलब कि हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, कल को कोई डिजास्टर आ जाए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कितना उस डिजास्टर से रेजिलिएंट है, फाइन, कितनी क्विकली वो रिकवर कर सकता है, ठीक है। सो दैट हम इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके टू डेवलप रेजिलियंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम टू क्लाइमेट एंड डिजास्टर, सो दैट हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लाइमेट और डिजास्टर रिस्क से बचा सकें। फाइन, इसको इंडिया के पीएम के द्वारा अनाउंस किया गया था कब, यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट में 2019 में। जो सीडीआर है दैट इज द कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये टारगेट सेट करता है अपनी मेंबर कंट्री, मतलब कि जो जो इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, जो जो कंट्री इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, उन कंट्रीज को कुछ टारगेट्स मिलते हैं सो दैट हम क्या कर सकें, डिजास्टर से रिलेटेड जो डेथ्स होती हैं उनको डिक्रीज कर सकें, इकोनॉमिक जो लॉसेस होते हैं उनको रिड्यूस कर सकें और हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनको हम अचीव कर सकें। इसके अलावा ये काम करता है जो सेंडाई फ्रेमवर्क, देखो ये सेंडाई फ्रेमवर्क किसके लिए, सो दैट किस तरह से हम डिजास्टर से रिलेटेड जो रिस्क है उनको रिड्यूस कर सकें, और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, इन दोनों एग्रीमेंट से रिलेटेड क्या करता है, वो काम करता है। मतलब कि इनके जो रूल्स एंड फ्रेमवर्क हैं और इसके जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर जो फ्रेमवर्क है, इन दोनों के अकॉर्डिंग ये काम करता है। जो गवर्निंग काउंसिल होती है वो हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है किसकी, सीडीआरआई की, और इंडिया को चेयर है अलोंग विद यू। तो आपको पता नहीं चाहिए सीडीआरआई का जो को चेयर है वो अभी यूके भी है प्लस इंडिया भी है। अभी क्या ऑन द ओकेजन जो पीएम ने, हमारे जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने हाईलाइट किया था किस तरह से सीडीआरआई कितना अच्छा रोल प्ले कर सकता है सो दैट जो मोस्ट वल्नरेबल नेशन है, मतलब कि डिजास्टर की वजह से जो नेशन सबसे ज्यादा इफेक्ट हो सकते हैं उनके कंसर्न्स को वो एड्रेस कर सकता है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इंक्रीज कर सकता है किसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, स्पेशली हेल्थ और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब आप देख सकते हो इनकी मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी है, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, भूटान, चिल, फिजी, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, जमाइका, जापान, मालदीव्स, मॉरिशस, मंगोलिया, नेपाल, नीदरलैंड, पेरू, श्रीलंका, टर्की, यूके, यूएसए, ये इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। अभी हम देखते हैं ये न्यूज में क्यों था। फाइन, देखो अभी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब कि देखो नेचुरल हो या मैन मेड डिजास्टर हो, उससे क्या हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं डिजास्टर रिस्क इनिशिएटिव, ठीक है। इसमें क्या हुआ, कुछ स्ट्रक्चर मेजर्स लोगे आप, कुछ नॉन स्ट्रक्चर मेजर्स लोगे। स्ट्रक्चर मेजर्स में आप क्या लोगे, कुछ इस तरह का डिजाइन बनाओगे, इस तरह के स्टैंडर्ड्स करोगे सो दैट हम क्या कर सके, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजास्टर के रिस्क से रिड्यूस कर सके, जैसे फ्लड कंट्रोल सिस्टम, रिट्रोफिटिंग ऑफ बिल्डिंग, इस तरह से हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। नॉन स्ट्रक्चर मेजर्स में आप कैसे ले सकते हो, रिस्क सेंसिटिव प्लानिंग कर सकते हो, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क रूल बना सकते हो, हजार्ड मैपिंग कर सकते हो, मतलब कि डिजास्टर आने से पहले आप अवेयर कर दो सो दैट हम पहले ये सब चीजें क्या कर लें, अडॉप्ट कर लें
इकोसिस्टम बेस्ड मैनेजमेंट कर सकते हो, डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग कर सकते हो। तो ये कुछ नॉन स्ट्रक्चर्ड मेजर्स हैं, ठीक है। जैसे जब इधर क्या आया था, साइक्लोन आया था, कौन सा आया था, या निसर्ग का साइक्लोन आया था, तो किस वो उसको उस डिजास्टर को कितने अच्छे से मैनेज किया गया, तो वो नॉन स्ट्रक्चर मेजर्स था, ठीक है। सो दैट हम उससे देखना उतना नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं। फर्स्ट शिपमेंट ऑफ फूड प्रोडक्ट फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया थ्रू इनलैंड वाटरवे स्टार्ट। फाइन, तो पहली क्या हुई है, प्रोडक्ट की शिपमेंट हुई है बांग्लादेश से इंडिया, किसके थ्रू, इनलैंड वाटरवेज के थ्रू आई है। फाइन, ये जो हमारी न्यूज है देखो, इनलैंड वाटरवेज मेनली ज्योग्राफी में कवर हो, ठीक है। अभी जो शिपमेंट आई है वो कहाँ से, ये बांग्लादेश के पलाश के नरसिंगदी एरिया से आई है और वो कोलकाता रोज हुई है, किसको यूज करके, इनलैंड वाटरवेज को यूज करके ऑन प्रोटोकॉल रूट। सितंबर 2022 में फर्स्ट शिपमेंट आई थी प्रोटोकॉल रूट पे, जिसमें स्टार्ट किया था कि जो हम सीमेंट है उसको भेजेंगे कहाँ से, बांग्लादेश के दौड़कंदी से लेके त्रिपुरा के सोनामुरा से बेचेंगे ऑन द न्यू प्रोटोकॉल रूट, ठीक है। न्यू प्रोटोकॉल के रूट में सितंबर 2020 में सीमेंट भेजा गया बांग्लादेश से त्रिपुरा, ठीक है। इंडिया और बांग्लादेश ने क्या साइन किया हुआ है, प्रोटोकॉल फॉर इनलैंड वाटर वेट एंड ट्रांजिट, जो 1972 में साइन किया हुआ था, सो दैट हम वाटरवेज के थ्रू क्या कर सके, वाटरवे के रूट के थ्रू हम ट्रेड कर सके, पोर्ट्स को यूज कर सके, और ये रिलेटेड एग्रीमेंट था। फाइन, मई 2020 में इसको कुछ अमेंड किया गया और इसमें कुछ न्यू रूट्स को भी ऐड किया गया और कुछ न्यू पोर्ट्स को भी इसमें ऐड किया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है इस प्रोटोकॉल की, जो सबसे पहले किया है, जो लैंडलॉक्ड हमारी नॉर्थ ईस्ट, जो हमारी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, उनको हम और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, वहाँ पे प्रोस्पेरिटी ला सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, उनके पास लिमिटेड लैंड बेस्ड कनेक्टिविटी है। इसके अलावा हम उनको इकोनॉमिकल, फास्टर, सेफर और एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब कि देखो गाइस, ये बात सिंपल है, नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट है, उसके बाद जो हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है, जैसे म्यांमार हो गया, बांग्लादेश होगा, अगर वहां से उनको जो माल ट्रांसपोर्ट होता है वो उनको ज्यादा सस्ता होगा, ठीक है। यहीं अगर वो दिल्ली से शिफ्ट होगा वो बहुत ज्यादा महंगा होगा, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या करना है, कल्चरल हेरिटेज जो टूरिज्म है उसको भी बूस्ट मिलना चाहिए, सो दैट हम क्या कर सकते हैं, जो इंडिया के जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स हैं, हैंडलूम्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स को हम मार्केट एक्सेस दे सकते हैं। सिमिलरली कालाधन प्रोजेक्ट क्या करता है, इंडिया के कोलकाता को कनेक्ट करता है विद म्यांमार के सीतवे पोर्ट को इन रखाइन से मायासी, ठीक है। म्यांमार में क्या करता है, ये सीतवे पोर्ट को लिंक करता है टू पलेटवा इन चिनसेट विया द कालाधन रिवर बोट रूट। मतलब आपको पता चल गया कि किस सिटी को किस सिटी से कनेक्ट करता है, इंडिया के बांग्लादेश के साथ, ठीक है। तो यही बात इसमें लिखी है, ठीक है, जो कहाँ से होके जाता है, बाय रोड टू मिजोरम। फाइन, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। पॉसिबल ओरिजिन ऑफ विंड्स फ्रॉम ब्लैक होल एक्रीशन डिस्क रिपोर्ट। देखो भाई, ये जो न्यूज है हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कब होगी, अंडर GS3। आई वी गेट टू साइंटिस्ट हैं कहाँ के, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, जो कि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट। ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट का मतलब क्या होता है, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। किसके अंडर है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। उन्होंने क्या ट्रैक किया है कि इस एक्रीशन डिस्क से क्या हो सकता है, विंड जनरेट हो सकती है। अब एक्रीशन डिस्क क्या होता है, देखो भाई, ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल के क्या होता है, अराउंड में एक ऑर्बिटल मोशन होता है, तो वहां पे एक डिफ्यूज मटेरियल फॉर्म होता है, तो वो एक तरह का स्ट्रक्चर होता है। एक एक्रीशन डिस्क स्ट्रक्चर होता है विच इज फॉर्म्ड बाय अ डिफ्यूज मटेरियल इन ऑर्बिटल मोशन अराउंड द ब्लैक होल। ब्लैक होल है, ब्लैक होल के अराउंड में जो ऑर्बिटल मोशन होता है, उसके एक मटेरियल जो डिफ्यूज होता है, उस मटेरियल से डिफ्यूज होकर एक एक्रीशन डिस्क एक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो वो बोला जा रहा है कि उससे क्या निकल सकते हैं, विंड जनरेट हो सकते हैं। जो गैस और जो डस्ट होती है, जो ब्लैक होल की तरफ जाती है, तो वो कहीं ना कहीं एक डिस्क बनाती है। मैंने आपको बताया कि ब्लैक होल के अराउंड जो ऑर्बिट होता है, वहां के कुछ मटेरियल होता है। अब वो मटेरियल क्या होता है, वहां पे कुछ गैस होती है, कुछ डस्ट होती है, जो ब्लैक होल के पास जाती है और वहां पे वो डिस्क बनाती है। जैसे मटेरियल इस डिस्क में जाता रहता है, तो वो उस टेम्परेचर से वो हीटअप हो जाता है और आपको पता है वहां का टेम्परेचर मिलियन ऑफ डिग्रीज होते हैं। जैसे ही कुछ फ्रैक्शन ऑफ इन्फ्लेशन मैटर होता है, तो वो विंड की फॉर्म में क्या हो जाता है, इजेक्ट हो जाता है। सिग्निफिकेंस क्या है, अगर ये जो डेंस गैस इस न्यूक्लियस से निकलती हैं, ठीक है, वो क्या कर सकती हैं, हमारी इवोल्यूशन ऑफ ब्लैक होल, किस तरह से ब्लैक होल इवोल्व हुआ, उसकी शेप को कर सकती है, ठीक है। हाउ विंड, मतलब विंड क्या रोल प्ले करती है इन शेपिंग द इवोल्यूशन ऑफ ब्लैक होल होस्ट गैलेक्सी, ये हमें पता चलेगा। इसके अलावा आपको पता है ब्लैक होल क्या होता है, स्पेस में ऐसा प्लेस होता है जहां पे ग्रेविटी भी नहीं होती, कि इवन की लाइट भी वहां से पास नहीं हो सकती। वहां पे ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है बिकॉज वहां पे मैटर टिन स्पेस में स्क्वीज हो जाता है। ये कब होता है, जब बिग स्टार है। देखो मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है कि ब्लैक होल कैसे बनते हैं, दो स्टार्स के बढ़ने से बन सकते हैं, किसी के मीटअप से बन सकते हैं, मर्ज होकर बन सकते हैं, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट थ्योरीज रिलेटेड टू ब्लैक होल। फाइन, रिसेंटली जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने स्पॉट किया कि सुपर मैसिव जो ब्लैक होल है वो अपने आप मूव हो रहा है
इसलिए जो सुपर से ब्लैक होल क्या कर रहा है, एक मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स सराउंडिंग इलेक्ट्रिक, जिसका नाम है ये। फाइन। नेक्स्ट न्यूज है स्क्रैपिंग 3 करोड़ राशन कार्ड फॉर नोट लिंकिंग आधार टू सीरियस सुप्रीम। अभी क्या है जो गाइस, ये जो न्यूज है हमारे सोशल इश्यूज में कब होगी। अभी क्या क्या देखो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, देखो 3 करोड़ ऐसे राशन कार्ड है जिनको अभी तक आधार के साथ लिंकिंग नहीं किया हुआ है और उन राशन कार्ड को अभी स्क्रैप कर दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी आपने इसको स्क्रैप कर दिया, ये बहुत गंभीरता वाली बात है। फाइन। आधार कहाँ का रिक्वायर्ड होता है और कहाँ पे भी नहीं रिक्वायर्ड होता है। देखो, अगर आपको पीडीएस का फायदा उठाना है, एलपीजी कनेक्शंस लेने हैं, मनरेगा स्कीम का फायदा उठाना है, तो आपको आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो भी आपको जरूरत है। अगर आपको पैन कार्ड लिंक करना है तो भी आपको आधार कार्ड की जरूरत है। बैंक अकाउंट में आधार कार्ड की जरूरत नहीं है, सिम कार्ड्स में बैंक नहीं जरूरत है, प्राइवेट कंपनीज में जरूरत नहीं है, स्कूल के एडमिशन में जरूरत नहीं है, इवन के जो नीट यूजीसी सीबीएसई कहीं भी आपको आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। अभी क्या सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आई है जो ये बता रहा है कि जो आधार और जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन है उसकी वजह से नियरली 4 करोड़ जो राशन कार्ड है वो कैंसिल हो गए। देखो गाइस, आप सबको पता है, देखो वन राशन कार्ड जो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के अंडर क्या, देखो उसी बंदे को राशन किसी और कहीं से भी पीडीएस शॉप से मिल सकता है। सबसे पहली बात क्या है, अगर तो उसका राशन कार्ड आधार से लिंक्ड है। दूसरी बात क्या है, उस फेयर प्राइस शॉप पे अगर वो ई पॉइंट ऑफ सेल, मतलब कि ई पॉइंट ऑफ सेल अलाउड हुआ है, इससे क्या होगा, आपका जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन मतलब कि आपका अंगूठा वेरीफाई होगा कि एक्चुअल में आप ही हो ना जो ये लेना चाह रहे हो। ठीक है, तो अभी क्या, कई लोगों के अभी क्या आधार लिंक ही नहीं है राशन कार्ड से, और कई शॉप्स ऐसी है जहाँ पे ई पॉइंट ऑफ सेल है ही नहीं। ठीक है, तो अभी एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आई जिसको बोला है कि आधार और बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन की वजह से नियरली जो 4 करोड़ राशन कार्ड है वो कैंसिल हुआ है। ये क्यों है, टेक्नोलॉजी सिस्टम की वजह से हुआ है। इरेज आइडेंटिफिकेशन, थंबप्रिंट, देखो जो लेबर होती है ना, जैसे आप देखना मैक्सिमम क्या होता है, माइग्रेंट लेबर होती है, जैसे वो काम करते हैं तो उनके जो प्रिंट्स होते हैं ना वो कहीं ना कहीं खराब होने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी सिस्टम पे बेस्ड होता है, या तो आपकी जो आई का जो ईरिस होता है वो आइडेंटिफाई होता है, थंबप्रिंट होते हैं, नॉन पोजेशन ऑफ आधार, नॉन फंक्शनिंग ऑफ इंटरनेट इन रूरल एंड रिमोट एरिया। ठीक है, इन सब की वजह से ये दिक्कत आई। राशन कार्ड आपको पता है डॉक्यूमेंट होता है जो स्टेट गवर्नमेंट आपको इशू करती है सो दैट आप कुछ एसेंशियल कमोडिटीज फेयर प्राइस शॉप से खरीद सको सब्सिडाइज रेट पे अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या फिर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पीडीएस को इंट्रोड्यूस किया गया था वर्ल्ड वार सेकेंड के अराउंड, क्योंकि उस वक्त क्या हुआ था, फूड सिक्योरिटी का इशू हो गया था, सो दैट हम किसी को फूड वजह से ना मरे, तो इसलिए पीडीएस को उस वक्त इंट्रोड्यूस किया था। 1990 में इसके असेस को इंप्रूव करके हिली एरिया तक पहुंचाया गया और उन एरिया तक पहुंचाया गया, रिमोट एरिया तक, जहां और पुअर को टारगेट किया गया। सब्सिक्वेंटली जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का उसको 1997 में लॉन्च किया गया सो दैट हम और जो पुअर लोग हैं उन पर फोकस कर सके। अभी क्या, आधार और राशन कार्ड को लिंक करना ये प्रपोज किया गया अंडर वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, जो मैंने आपको बताया। लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो कार्ड होल्डर्स हैं उनको अपने आधार को राशन कार्ड से लिंक करना पड़ेगा और अपने मोबाइल नंबर का लिंक कराना पड़ेगा अगर उनको पीडीएस सिस्टम के अंदर ये बेनिफिट चाहिए। इस लिंकेज का क्या बेनिफिट है, इससे हम जो लोग फेक कार्ड रखते हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमें उनका क्या कर सकते हो, अगर वो एक ही स्टेट में किसी और डिस्ट्रिक्ट में रह सकते हो वहाँ पे आप उनको फूड प्रोवाइड कर सकते हो, राशन प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर इंटर स्टेट पे आप राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी अलाउड कर सकते हो। और जो लीकेजेस होती है मतलब कि काला बाजारी होती है उसको भी आप प्रिवेंट कर सकते हो। फाइन, अब आप फर्दर अपनी छोटी छोटी न्यूज पे लोकसभा पास था एप्रोप्रिएशन बिल 2020 टू 2021। देखो गाइस, आप सबको पता होगा जब बजट पास होती है, बजट पास होता है इसको हम बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल सिस्टम। लेकिन जैसे ही बजट पास होता है उस एकदम से आपको पैसा एलोकेट नहीं होता। ठीक है, पैसा एलोकेट नहीं होता उस वक्त क्या होता है, आपको कुछ पास होता है जिसके अंडर आपको वो पैसा मिलता है। ठीक है, जब तक एक बार एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं होता जब तक आपको बजट एलोकेट नहीं होता जो उसके अंदर पैसा। ठीक है, तो जैसे एप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाता है वैसे आपके पास अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। ठीक है, एप्रोप्रिएशन 2021 में गवर्नमेंट ऑथराइजिंग द गवर्नमेंट कि वो नियर अबाउट 110 ट्रिलियन रुपीज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ड्रॉ कर रही है। मतलब कि देखो अब क्या करेगी गवर्नमेंट, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को पैसा एलोकेट करेगी जो बजट के अंदर उसने अनाउंस किया है। तो वो पैसा कहाँ से जाएगा, जो गवर्नमेंट का अकाउंट है, गवर्नमेंट का अकाउंट कौन सा है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से 110 ट्रिलियन रुपीज जा रहे हैं, ये गवर्नमेंट दे रही है सो दैट हम क्या कर सके, गवर्नमेंट के जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, गवर्नमेंट जो डिफरेंट स्कीम्स हैं उनको हम इम्प्लीमेंट कर सकें। इसके अलावा अप्रोप्रिएशन बिल को अगर हम इनेक्ट कर देते हैं तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को अलाउ हो जाता है कि अब वो मनी विड्रॉ कर सकते हैं किसमें से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, सो दैट वो इस पर्टिकुलर एक साल के जो एक्सपेंडिचर है उनको पूरा कर सके। अंडर आर्टिकल 114 क्लोज 3 कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी अमाउंट आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से विड्रॉ नहीं कर सकते
आपका एप्रोप्रिएशन लिंक पास ना हो जाए, ठीक है, विदाउट द एनेक्टमेंट ऑफ सच अ लॉ बाय द पार्लियामेंट, ठीक है, ये मैंने आपसे पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट है सेक्शन 56 क्लोज जे ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन एक्ट 1972। इस सेक्शन को इन्वोक किया गया अगेंस्ट 90 ग्रुप ए ऑफिसर्स एंड 80 ग्रुप बी ऑफिसर्स इन देखो पहले हम देखते हैं जो सेक्शन 56 जे है इस पेंशन रूल्स का, ये कहता क्या है। इस रूल्स के अंदर क्या गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट राइट है कि वो क्या कर सकता है, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को प्री मैच्योरली रिटायर कर, मतलब कि 60 साल की एज होती है रिटायर करने की, लेकिन उससे पहले वो रिटायर कर सकता है। किस ग्राउंड पे? ऑन द ग्राउंड ऑफ लैक ऑफ इंटीग्रिटी। अगर कोई जो गवर्नमेंट ऑफिसर है वो इंटीग्रिटी शो कर रहा है, मतलब कि डिसलेवलिटी शो कर रहा है, या फिर वो एफिशिएंट वे में काम नहीं कर रहा, पब्लिक इंटरेस्ट में क्या कर सकता है, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को वो प्री मैच्योर रिटायर कर सकता है। ये रूल क्या करता है, इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट जो सर्वेंट्स हैं वो किस तरह से सर्विस करते हैं उनको पीरियोडिक मैनर में रिव्यू करते हैं, और उनको अगर उनको लगता है कि अगर बंदा काम नहीं कर रहा तो उसको हम प्री मैच्योर रिटायर कर देते हैं, ठीक है। तो लास्ट 2 सालों में देखा गया नियरली 90 ग्रुप ए ऑफिसर्स और 80 ग्रुप बी ऑफिसर्स के लिए इस सेक्शन को इन्वोक किया गया, मतलब कि एक्चुअली में उनको रिटायर करना चाहिए था लेकिन उन्होंने रिटायर नहीं किया, ठीक है, कोई करप्शन। नेक्स्ट है डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट बैंक्स। काफी बार हम ये न्यूज पढ़ते हैं। अभी का जो लिस्ट ऑफ डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट बैंक्स को वाइडन किया गया आफ्टर द मर्ज ऑफ स्टेट। अभी आपको पता है कितने बैंक्स को मर्ज किया गया था, आई थिंक 2019 में किया गया था। तो उसके बाद जो इनकी लिस्ट है उसको वाइडन किया गया। प्रेजेंटली तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये इंडिया में डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट बैंक्स थे। देखो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट बैंक्स कौन से होते हैं, जिनके जो बैंक्स के जो एसेट्स हैं वो हमारे 2% ऑफ जीडीपी से ज्यादा होते हैं, और अगर ये फेल हो जाते हैं सो दे आर कंसिडर्ड एज टू बिग टू फेल। डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट सिग्निफाई करते हैं कि कुछ बैंक हमारे लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका साइज इतना ज्यादा है, या उनकी जो एक्टिविटीज है, मतलब कि जुडिशियल एक्टिविटीज वो भी बहुत ज्यादा है, कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा है, और अगर भी फेल हो जाते हैं तो उनका सब्स्टिट्यूट नहीं है भाई। और डोमेस्टिकली और ग्लोबली ये बहुत ज्यादा इंटरकनेक्ट है। मतलब अगर आप एसबीआई देखो तो एसबीआई की ब्रांच आपको इंडिया के अलावा और भी फॉरेन कंट्रीज में मिलेगी, ठीक है। डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट फ्रेमवर्क का जो फ्रेमवर्क रूल्स आए थे वो 2014 में आया था, जिसके अंदर जो आरबीआई है वो कुछ बैंक्स का नाम डिस्क्लोज करती है कि हर साल किन बैंक्स को हमें डिजाइन करना चाहिए, रिकॉग्निशन देना चाहिए ऑफ डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट बैंक्स का। नेक्स्ट है स्टॉप टीबी पार्टनरशिप, 2001 में फाउंड किया गया था। इस मिशन का काम ये है कि जो पर्सन टीबी से वल्नरेबल है उनको हम आइडेंटिफाई करें या फिर उनको सिक्योर करें, और उनको डायग्नोसिस, हम हाई क्वालिटी डायग्नोसिस इंश्योर करें, उन लोगों का ट्रीटमेंट करें और केयर प्रोवाइड करें जिनको चाहिए। इसमें नियर अबाउट 1700 पार्टनर्स हैं, जिसमें कुछ इंटरनेशनल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, कुछ गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स भी हैं, रिसर्च एंड फंडिंग एजेंसीज भी हैं, फाउंडेशंस भी हैं, एनजीओज भी हैं, सिविल सोसाइटी कम्युनिटी ग्रुप्स भी हैं, प्राइवेट सेक्टर भी। मतलब कि स्टॉप टीबी पार्टनरशिप में ये सब लोग इन्वॉल्व हैं। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उनको अभी चेयरमैन अपॉइंट किया गया किसका, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का। तो ये आपको पता होना चाहिए। बोर्ड प्रोवाइड करता है किस तरह से हम लीडरशिप, मतलब कि लीड करेगा उस बोर्ड को, इस ग्रुप को वो लीड करेगा, कुछ डायरेक्शन इशू करेगा, कुछ जो पॉलिसीज है उनकी इम्प्लीमेंटेशन देगा कि कितना इफेक्टिव मैनर में इम्प्लीमेंट हो रहा है, और इस पार्टनरशिप की एक्टिविटीज को प्लान करें। फाइन। लास्ट आज के फ्लेमिंगोज क्या करें, अभी ओडिशा के चिल्का लेक को जल्दी छोड़ने वाले हैं, क्योंकि मतलब देखो कैसे है, जैसे समर आने वाली होती है तो जो फ्लेमिंगोज हैं वो ओडिशा के जो चिल्का लेक है उसको छोड़ देते हैं। फ्लेमिंगो जनरली चिल्का में कब आते हैं, चिल्का लेक में लेट विंटर्स में आते हैं। फ्लेमिंगोज इसलिए फेमस है क्योंकि इनके ब्राइट पिंक फेदर्स होते हैं, स्टिल्ट लाइक लेग्स होती हैं, और एस शेप्ड इनका नेक होती है। फ्लेमिंगोज की 6 स्पीसीज होते हैं, इंडिया में 2 स्पीसीज फाउंड होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में कितने तरह की स्पीसीज फाउंड होती है, 2 आउट ऑफ 6। जैसे ग्रेटर फ्लेमिंगो जो कि लीस्ट कंसर्न में है, और लेसर फ्लेमिंगो जो नियर थ्रेटेंड में है। इनके जो ये फिल्टर फीचर्स होते हैं, मतलब कि अपने जो प्रे और वाटर को इकट्ठे लेते हैं और उनको वाटर से फिल्टर आउट करते हैं, और जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक है वो एंड द कैरेक्टरिस्टिक पिंक कलर फ्रॉम द डाइट ऑफ ब्राइन शिम्स एंड एल्ग। फाइन। तो गाइस यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।